कोकिला गांव। आज से 100 साल पहले तक ये गांव बहुत ही हरा भरा था, लेकिन आज ये सुनसान हो चुका है। इसके बारे में कई तरह की अफवाहें भी फैली हैं, जो इसे एक हॉन्टेड प्लेस घोषित करती है। लेकिन आज के ज़माने में जब तक कोई अपनी आंखों से किसी डरावने मंजर को नहीं देख लेता, तब तक वो किसी भी प्लेस को हॉन्टेड नहीं समझता। इसी गांव के अंदर एक ऐसा घर जो दिखने में शहर में बनाई गई कोठियों को भी मात दे दे, शाम के मध्यम अंधेरे में किसी महल की तरह चमक रहा था। एक कार उसके ठीक सामने आकर रुकी, जिसके अंदर से 5 लोग निकले। मोहित, उसकी बीवी अश्विनी, इन दोनों का एक लड़का राहुल, मोहित का छोटा भाई आदित्य और छोटी बहन शिवांगी। ओह माय गॉड भैया, यकीन नहीं हो रहा है, इतने सुनसान गांव में इतना अच्छा घर भी हो सकता है। मुझे पता था कि ये सबको पसंद आएगा। राहुल, तुमको कैसा लगा? सभी आपस में इसी तरह गुफ्तगू करते हुए अंदर दाखिल हुए। बड़ा सा ड्राइंग रूम, साइड में कॉरिडोर, 2 कमरे नीचे और 4 कमरे ऊपर। मम्मी, मैं मेरा कमरा देख लूं? इस पर अश्विनी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, जाओ देख लो अपना कमरा। राहुल खुशी खुशी ऊपर जाती सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा। उसे उसका कमरा बहुत पसंद आया। एक बेड उसके पास रखी एक अलमारी, लेफ्ट साइड में एक टेबल और उस पर रखा लैंप, और वहां एक दरवाजा था जो कि बालकनी में जाकर खुलता था। अरे वाह, यहाँ तो बालकनी भी है। राहुल खुश होता हुआ बालकनी में गया और रेलिंग पर खड़ा होकर अपने गार्डन का नजारा करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि बालकनी के कोने में कोई बैठा हुआ है। राहुल ने देखा कि कोने में एक बच्ची, जो कि उसी की हम उम्र है, अपना मुंह घुटनों में छिपाए रो रही है। हेलो, तुम कौन हो? राहुल भी अब उसके पास जाकर बैठ गया। तभी अचानक से उस लड़की ने अपना मुंह ऊपर उठाया। राहुल उसका चेहरा देखकर चौंक पड़ा। उसकी आंखों के नीचे काले काले घेरे थे और आंसू बराबर निकल रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा और इस तरह से क्यों रो रही हो? मेरा नाम मानसी है, मैं इसी गांव में रहती हूँ और मैं रो इसलिए रही हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अरे, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अब मैं आ गया हूँ ना, आज से हम दोनों फ्रेंड्स। ऐसा कहते हुए राहुल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उस लड़की ने एक पल में उसकी आंखों में देखा, फिर उससे हाथ मिलाया। अरे, तुम्हारा हाथ तो बर्फ से भी ठंडा है। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। चलो, तुम्हें मैं अपने मम्मी डैडी से मिलवाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर तुमने मेरे बारे में अपने मम्मी डैडी से कहा तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी और कभी नहीं आऊंगी। ओके, मैं नहीं बोलूंगा। राहुल, आ जाओ, डिनर का वक्त हो गया बेटा। डिनर का टाइम हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ, मैं तुमको यही मिलूंगी। ये सुनकर राहुल कमरे से बाहर निकला। मानसी दरवाजे की तरफ अजीब तरह से देखकर मुस्कुराई और उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी। भाभी, कहते हैं घर का पहला खाना अगर टेस्टी हो तो सब कुछ अच्छा रहता है। मैं तो हमेशा से ही टेस्टी खाना बनाती हूँ। ऐसा कहकर अभी अश्विनी ने डिश का ढक्कन हटाया ही था कि कौवा भयंकर आवाज करता हुआ एक कौवा आकर डिश के अंदर गिर गया। ये देखकर सभी खड़े हो गए। अगले ही पल उन्होंने देखा कि उस कौवे के अंदर कीड़े पड़ने लगे और खाने के ऊपर रेंगने लगे। भाभी, ये क्या है? अरे रिलैक्स यार, सिर्फ एक कौवा ही तो है। अश्विनी ने उस पूरी डिश को डस्टबिन में फेंक दिया, फिर दूसरी डिश में खाना निकाला। सभी ने खाना अच्छे से खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। अश्विनी, क्या हुआ यार तुम्हें? तुम्हारी हंसी कहाँ चली गई? मोहित, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अचानक से डिश के अंदर कौवे का गिर जाना और उससे भी अजीब, हाथों हाथ उस कौवे के अंदर कीड़े पड़ जाना, ये बहुत ही अजीब और डरावना था। उसे भूल जाओ अश्विनी, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखो, ठीक है? ये सुनकर अश्विनी ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन अभी भी
उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अगली सुबह जब सभी जाग चुके थे तो नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आ गया, लेकिन राहुल अभी भी नहीं आया था। ये राहुल कहाँ रह गया? आप लोग खाना शुरू करो, मैं उसको लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अश्विनी राहुल के रूम में उसे देखने के लिए चली गई, लेकिन राहुल असल में घर के गार्डन में बैठा हुआ था। तुम मुझसे तो मिल ही चुके हो राहुल, ये मेरी सहेली रजनी है। अच्छा, अब सुनो, ये चाकू जो है, हम इसके साथ एक गेम खेलने वाले हैं। हम एक एक करके इस चाकू से अपने पेट पर एक हमला करेंगे। क्या? ऐसे तो हम मर जाएंगे ना? अरे नहीं बुद्धू, ये खिलौने वाला चाकू है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये कहकर मानसी ने चाकू लिया और 2 बार अपने पेट में मारा। मानसी, ये तुमने क्या किया? मानसी ने हंसते हुए चाकू राहुल को दिखाया। उस पर जरा भी खून नहीं था और मानसी भी ठीक ठाक थी। अरे वाह, ये तो जादू है। हाँ, ये लो रजनी, अब तुम्हारी बारी। अब रजनी ने भी चाकू लिया और अपने पेट में मारकर दर्द होने की एक्टिंग की। मानसी और राहुल दोनों हंसने लगे। फिर उसने भी हंसते हुए चाकू राहुल के हाथ में दे दिया। लो, अब तुम्हारी बारी। राहुल ने भी चाकू पकड़ा और दोनों हाथों से उसे ऊपर उठाया। अब है मेरी बारी। ऐसा कहकर राहुल अपने पेट में चाकू मारने ही वाला था। नहीं राहुल! कि मोहित और अश्विनी वहां आ पहुंचे और उसने राहुल के हाथ से चाकू छीन लिया। राहुल, ये क्या है? ये चाकू तुम्हें कोई खेलने की चीज लगती है क्या? ये तो बस एक खिलौना है पापा। अगर ये खिलौना है तो मेरे हाथ से खून क्यों निकल रहा है? मोहित ने जब राहुल से चाकू छीना तो उसकी कलाई पर हल्का सा चाकू लग गया। ये देखकर राहुल को बहुत हैरानी हुई। ये चाकू तुम्हें किसने दिया? राहुल ने सामने देखा तो अब रजनी और मानसी दोनों में से वहां कोई भी नहीं था। अश्विनी और बाकी लोग घर के अंदर चले गए और मोहित यही सोचता रह गया कि आखिर राहुल इस तरह का खेल अकेले भला क्यों खेल रहा था। अश्विनी ने राहुल से पूछना भी चाहा पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसे अपना प्रॉमिस याद था कि वो मानसी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। अगली सुबह आदित्य वॉक के लिए निकला। उसे देखकर ये बड़ा अजीब लगा कि उसको अपने आसपास सिर्फ औरतें ही नजर आ रही थी। इसी तरह दौड़ते दौड़ते वो एक पार्क में पहुंचा। वहां एक झूले पर खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। आदित्य उसके करीब गया और उसने बात करना शुरू किया। हेलो, हम लोग इस गांव में नए हैं। यहाँ आपका घर कहाँ पर होगा? ये सुनकर उस लड़की ने आदित्य से नजरें मिलाई तो आदित्य को उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा नजर आया। सॉरी, शायद आपको गांव सुनकर बुरा लग गया होगा। वैसे सच बताऊं तो मुझे भी ये जगह कहीं से भी गांव जैसी तो नहीं लगती। बहुत ही खूबसूरत है वैसे ये। हाँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है पापा। आदित्य ने देखा कि एक आदमी अपनी गोद में एक बच्ची को लिए जा रहा है। अभी आदित्य कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस आदमी ने उस बच्ची को जमीन पर पटक दिया। अरे, ये अब क्या कर रहे हैं? छोटी सी बच्ची को कोई ऐसे पटकता है क्या भला? ये मेरी बेटी है और मुझे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा कहकर उस आदमी ने जमीन पर पड़ी एक कुल्हाड़ी निकाली। आदित्य की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गई। उस आदमी ने न देर करते हुए उस बच्ची का एक हाथ खचाक से काट डाला और फिर अगला वार करके उसका दूसरा हाथ काट दिया। बच्ची पूरी तरह रोने बिलखने लगी, लेकिन उस आदमी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने कुल्हाड़ी से उसके दोनों पैर भी अलग कर दिए और इस तरह वो लड़की मौत की नींद सो गई। ये क्या किया तूने, खूनी दरिंदे? ऐसा कहकर आदित्य उस आदमी की तरफ बढ़ता, तभी झूले पर बैठी उस लड़की ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। इस गांव में ऐसा ही होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतनी भयंकर आवाज सुनकर आदित्य की सांस रुक गई। उसने धीरे से उस लड़की की तरफ देखा तो उसका चेहरा बहुत भयानक हो चुका था और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। आदित्य ने अपने हाथ छुड़ाया और वहां से भाग निकला।
साथ साथ ही उस लड़की की जोर जोर से हंसने की आवाजें भी लगातार आ रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज कम नहीं हो रही थी, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार थक हार कर आदित्य रुक गया और घुटनों पर हाथ जमाए हाँफने लगा। तभी एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि इतना भागने के बाद भी वो लड़की अभी भी आदित्य के ठीक पीछे उसी झूले पर बैठी थी। अब आदित्य बिना सांस लिए भागने लगा, लेकिन जब भी वो रुकता वो लड़की झूले समेत उसको पीछे ही मिलती। जब उसे लगा कि वो अब और नहीं भाग पाएगा तो एक जगह जाकर वो रुक गया। फिर से उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अभी भी झूले समेत उसके पीछे ही थी। तभी आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन टूट चुकी है। अब नजारा ये था कि आदित्य झूले के ऊपर अधमरी हालत में लटका था। उसकी आधी टूटी गर्दन से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। वो लड़की नंगे पैर मुस्कुराती हुई वहां से चली जा रही थी। उसके खून से सने पैर उसके हर कदम की एक निशानी बनाते हुए जा रहे थे, जो कि आने वाले मौत के महातांडव की ओर इशारा कर रही थी।